देखिए बच्चों, कई सारे यूट्यूबर लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में मत आइए। सही आंसर, जो व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर जवाब दे रहा है उसी के आप वीडियोस देखिए। बच्चों देखिए, कई सारे गलत सलत कुछ भी आंसर दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। कक्षा 9वीं क्लास क्लास कौन सी? आप क्लास 9 कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड, कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड के जितने विद्यार्थियों को जो बेसलाइन टेस्ट हो रहा है, बेसलाइन टेस्ट है ना, एमपी बोर्ड का लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से जो आपको जो बेसलाइन टेस्ट हो रहा है उसका विज्ञान विषय का आपको पूरा फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। तो देखिए बच्चों, इसको आपको लिख लेना है, इसके आंसर वगैरह आपको पूरा नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये टेस्ट आपका स्कूल में होने वाला है। आप लोग को जवाब पता रहेंगे तो आप लोग खटाखट निशान लगा के आ जाओगे। और हो सकता है कि एक पेपर आपके यूट्यूब से हटा भी दिए जाए, तो कुछ गारंटी नहीं कह सकते। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर निशान लगाना है। आपके पास कौन सा डिजिटल साधन है? व्हाट्सअप है, टीवी है, कोई भी नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप व्हाट्सअप पर निशान लगाइए। आपके पास मोबाइल नहीं तो आप टीवी पर निशान लगाइए। आपके घर में कुछ नहीं तो आप फिर कोई नहीं पर निशान लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सही आंसर है ना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है? प्रोटीन भी आवश्यक घटक है, वसा भी, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है? सूर्य के प्रकाश में से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, पौधों की मुख्य जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़। तो जमीन में ऐसी गहराई में गड़ी रहती है उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ मुख्य जड़ कहलाती है ना। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है पर्णवृंत कहलाता है। जो पत्ती का ये भाग जो तने से जुड़ा रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी, क्योंकि जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद देखो अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। सात, रक्त से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? तो रक्त से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण फेफड़ों के माध्यम से होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला 9वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो कांच के आर पार हम देख सकते हैं, है ना। तो पारदर्शी पदार्थ आपका क्या है? कांच है। जल को जल वाष्प में परिवर्तित करने का कहलाता है? बाष्पन कहलाता है। जल को जल वाष्प मतलब पानी से उसको गैस बनाना, है ना, कहलाता है बाष्पन कहलाता है। 11वां, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता कहलाता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में आप और अधिक विलय नहीं घोल सकते। ठीक है। अगला यहाँ पर आपका आएगा, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है? दही में क्या होता है? दही में अम्ल। जो कोई वस्तु खट्टी होती है, दही खट्टा लगता है खाने में, तो जो कोई वस्तु खट्टी होती है उसमें अम्ल होता है। इसका आंसर आएगा अम्ल, है ना। इसका आंसर आएगा आपका अम्ल। 13वां यहाँ पर आपको देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में होता है? चींटी के डंक में कौन सा रसायन होता है बच्चों? तो चींटी के डंक में यहाँ पर होता है आपका फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। 14वां यहाँ पर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। प्रश्न 15, विद्युत घंटी कार्य करती है। विद्युत घंटी कार्य करती काय में कार्य करती है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 16वां, अंतरिक्ष में स्पेसशिप में पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा? पानी जो होगा बुलबुले के रूप में तैरने लग जाएगा। पानी बुलबुले के रूप में वहीं हवा पर तैरने लग जाएगा। 17वां, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से ऊष्मा हम तक किस रूप में पहुंचती है? तो सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण के रूप में पहुंचती है। किस रूप में पहुंचती है? विकिरण के रूप में यहाँ पर हम तक ऊष्मा पहुंचती है। 18 प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म लोहे की कील को 50 डिग्री जल में डुबाया जाता है, तो ऊष्मा क्या होगी? दोनों ओर प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। अब लोहे की कील का ताप भी 50 डिग्री सेल्सियस है, और पानी का तापमान भी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊष्मा दोनों के अंदर कैसी है? बराबर है। तो ना तो ऊष्मा इधर जाएगी और ना ही ऊष्मा इधर आएगी, है ना। दोनों ऊष्मा कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखो, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। कथन आपके यहाँ पर सत्य आने वाला है। दो शहरों के बीच की दूरी कहाँ में मापी जाती है? किलोमीटर में मापी जाती है। ये कथन आपका यहाँ पर कैसा है? सत्य है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु डूब जाएगी? कौन सी वस्तु डूब जाएगी? स्टील कटोरी नहीं डूबने वाली, ज़्यादा नमक घुले हुए जल में अंडा भी नहीं घुलेगा, एल्यूमिनियम की पन्नी भी नहीं, तो रेजर ब्लेड डूब जाएगी। इसका आंसर आएगा रेजर ब्लेड। क्या आएगा इसका आंसर? रेजर ब्लेड आएगा। 20वें का आंसर आएगा रेजर ब्लेड। अगला 21वां, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय रोग मतलब जो फैलता नहीं है, तो इसका आंसर आएगा कैंसर। कैंसर एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है ना। इसका आंसर आएगा आपको कैंसर। 23वां, पौधे तथा जंतु को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय उद्यान में भी करते, अभ्यारण्य में भी और जैव मंडल में भी किया जाता है। अगला, माता पिता संतानों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। जो आपके बॉडी के जीन्स होते हैं उसके माध्यम से होता है। 25वां, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण भिन्न है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण क्या होती? भिन्न होती है। 26वां, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जो आदमी होता है, आदमी के शरीर से निकलते शुक्राणु जब वो जनन क्रिया करता है, और मादा के पेट में होते हैं क्या? लड़कियों के पेट में होते हैं अंडाणु। दोनों जब मिलते तो बच्चा का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया कहते है। 27वां, जनन की वह क्रिया जिसके द्वारा एक ही जीव भाग लेता है, जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, मतलब उसमें लड़का एक कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें लड़का, जैसे कि आदमी है, आदमी में बच्चा पैदा करने के लिए आदमी और औरत दोनों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के बच्चा पैदा होता है। लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं जिसमें औरत की जरूरत पड़ती है, जनीना आदमी की जरूरत पड़ती है, वो अकेला ही खुद अपने आप बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं, इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अलैंगिक जनन कहते हैं। 28वां, थायराइड ग्रंथि मानव के शरीर में कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है बच्चों? गर्दन में स्थित होती है। 29वां, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है? तो मीथेन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। 30वां, जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए बच्चों उसमें क्या मिलाया जाता है? जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। देखो 31वां प्रश्न, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तो धातु में आघातवर्धिनी तभी होती है। आघातवर्धिनी का मतलब होता है धातु को पीटो चद्दर बन जाएगी, इसको खींच के तार भी निकाल सकते हैं, ये भी। तो उसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। 32वां, CuSO4 विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि विस्थापित जो आता है। 32वां, निम्नलिखित में कौन सा अक्षय प्रकृति संसाधन? इसका आंसर आएगा वन। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? वन आएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो घरों में LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है। इसका आंसर आएगा आपका द। 34वां, दहन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? दहन की क्रिया कब संपन्न होती है बच्चों? तो दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ जलती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है जलाने काम करती है, मतलब दहन करने काम करती है। इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की क्रिया होती है। 35वां, बल क्या होता है? धक्का देना बल है, खींचना बल है, उठाना बल है। उसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है? तो 36वां, कौन सा नेट बल द्वारा संभावित नहीं है? तो उसका आएगा यहाँ पर आपका किसी गतिशील कार की दिशा को बदलना नेट बल द्वारा संभावित नहीं है। 37वां, यहाँ पर आपके क्या देखिए, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? घर्षण बल की दिशा होती है। 37वां, घर्षण बल की दिशा कहाँ होती है बच्चों? तो गति की विपरीत दिशा में होती है। घर्षण बल की दिशा कहाँ होती है? गति की विपरीत दिशा में होती है। अगर आप इस तरफ खींच रहे हो तो घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा, मतलब उल्टे साइड यहाँ पर इस तरफ आपका लगेगा। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण क्या है? संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल। 39वां, निम्नलिखित में से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। किसको आवेशित नहीं कर सकते बच्चों? प्लास्टिक का पैमाना को हम आवेशित नहीं कर सकते घर्षण के द्वारा। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो इसका आंसर आएगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका आंसर आएगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर आपको 9वीं क्लास की पूरी तैयारी करना है तो 9वीं क्लास की गणित मैंने पूरे अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे 9वीं क्लास की मैंने विज्ञान पढ़ा चुका हूँ। 9वीं क्लास का मैंने 9वीं क्लास की पूरी फ्री कोचिंग अगर आपको चाहिए, और 9वीं क्लास में अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है हर विषय में, और आपको बिल्कुल टॉपर बन के दिखाना है, आपको अपना नाम रोशन करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के चैप्टर 1 से गणित की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।